हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कोर्स। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में हम देख चुकी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किस तरह से अलग अलग एरियाज को अपने कंट्रोल में कर चुकी है। डिफरेंट टेरिटरीज जो है बंगाल से लेके देन अगर हम यहाँ पे ईस्ट की बात करें वहाँ पे बंगाल है। देन साउथ इंडिया की बात करें, सेंट्रल इंडिया की बात करें, देन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है, देन पंजाब आ गया, दिल्ली आ गया, अवध आ गया, राइट। इन सारी एरियाज को जो है धीरे धीरे इन सारी टेरिटरीज को वो जो है अपने कंट्रोल में कर चुके हैं। तो अब जो है हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि किस तरह से अब कंपनी जो है वो यहाँ पे रूल करती है। ओके, तो उसमें देखा था हमने कि जो बंगाल है, राइट, बंगाल की जो दीवानी है, राइट, दीवानी राइट्स जो होते हैं, मीन वहां का जो रेवेन्यू इकट्ठा करने के जो राइट्स होते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल चुके हैं, राइट। तो जिससे यहाँ पे जो है इनकी एक इनकम जो होती है, एक रेगुलर इनकम इनके लिए बन गई थी। पहले ये किस तरह से व्यापार किया करते थे, हमारे भारत से जो भी चीजें ये खरीदा करते थे उसके बदले में जो सोना या चांदी जो है ये बाहर से मंगवाया करते थे एंड वो जो है पे किया करते थे जो भी चीजें यहाँ से खरीदते थे। लाइक यहाँ पे अगर बात करें हम, सिल्क हो गया, कॉटन हो गई, या फिर स्पाइसेस हो गए, राइट, इसका जो है व्यापार काफी ज्यादा किया जाता था यूरोपियन मार्केट में, जो इसकी काफी ज्यादा डिमांड थी। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारे भारत से लेके जाते थे एंड उसके बदले में जो है ये पे किस तरह से करते थे, गोल्ड या फिर सिल्वर के थ्रू जो है यहाँ पे पेमेंट किया करते थे। बट जब यहाँ पे अब बंगाल की दीवानी राइट्स जो है वो इनके पास आ चुके हैं तो इन्हें अब जो है गोल्ड एंड सिल्वर मंगवाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पेमेंट है वो इसी पैसों से, ये जो रेवेन्यू यहाँ पे इकट्ठा किया करते थे इसी पैसों से जो है वो पेमेंट यहाँ पे कर देते थे। ओके, बट हमने ये भी देखा था कि बंगाल की दीवानी राइट्स जो है वो तो इनके हाथ में आ जाते हैं, बट फिर भी जो है अभी भी जो है ये रूलर के तौर पे यहाँ पे नहीं रहना चाहते थे, ये यहाँ पे रूल नहीं करना चाहते थे। तो क्या होता है यहाँ पे, ये जस्ट जो है ट्रेडर ही, एज ए ट्रेडर यहाँ पे जो है काम करना चाहते थे। जब बंगाल की जो दीवानी राइट्स है जिस समय इनके पास आते, ये उस समय की बात है, तो उस समय जो है ये एज ए ट्रेडर यहाँ पे बात जो है काम करना चाहते थे। बट धीरे धीरे जो है बाद में ये इनका जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाता है। ये सोचते हैं कि हमें जो है अब यहाँ के रूलर बनना जरूरी है, जब ये दूसरी ट्रेडर्स को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। तो ये बात हो रही है कि जब ये ट्रेडर एज ए ट्रेडर ही यहाँ पे काम करना चाहते थे, ये जब बंगाल के दीवानी राइट्स जो है इनके पास आते उसी समय जो है ये ऐसा सोचते हैं। ओके, तो अब जो है जब दीवानी राइट्स इनके पास आ चुके हैं, बट इनके पास तो रेवेन्यू आ गया, इनके पास तो पैसा आ गया, इनकी प्रॉब्लम तो यहाँ पे सोल्व हो गई थी। बट बंगाल के लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ पे बढ़ रही थी। जो एक तरह से जो पीजेंट्स होते हैं उन्हें काफी ज्यादा जो है यहाँ पे रेवेन्यू देना पड़ रहा था, उससे जो है काफी ज्यादा हाई डिमांड ये कर रहे थे रेवेन्यू की। ओके, तो वो यहाँ पे ये इतना ज्यादा पैसा नहीं दे पा रहे थे जो पीजेंट्स होते हैं। देन यहाँ पे जो कुछ आर्टिजन्स होते हैं, कारीगर थे, वो भी जो है इस एरियाज को छोड़ के, बंगाल के एरिया को छोड़ के जो है दूसरे एरियाज में जो है वो मूव ऑन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी अब जो है पैटर्नेज करने वाला कोई भी रूलर यहाँ पे नहीं था। जो पुराने रूलर्स थे, नवाब थे, वो इन आर्टिजन्स को, इन कारीगरों को जो है काफी ज्यादा जो है वो पैटर्नेज किया करते थे, सपोर्ट किया करते थे। बट वहां पे अब जो है इस तरह का कोई रूलर नहीं बचा था। तो दूसरी तरफ यहाँ पे अब जो है फेमाइन भी पड़ जाता है इस एरिया में। तो जो वहां की जो इकोनॉमी थी, राइट, बंगाल की जो इकोनॉमी थी वो काफी ज्यादा जो है वो डाउन चली जाती है। तो ये चीजें देख के जब इकोनॉमी यहाँ की डाउन जा रही है तो इन्हें भी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भी जो है कैसे फायदा होगा, तो अब ये सोचते हैं कि हमें जो है यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले एग्रीकल्चर में जो है इम्प्रूवमेंट लाने की ये कोशिश करते हैं। तो यही इसी इम्प्रूवमेंट के अंडर ही जो है एक नया सेटलमेंट जिसे हम बोल सकते हैं, या फिर एक नया सिस्टम जिसे हम बोल सकते हैं, वो था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो ये इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, इन्हें अब जो है ये फील होता है दैट दी नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, हमें जो है अब यहाँ पे एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है, अगर जो है यहाँ की इकोनॉमी को हमें जो है थोड़ा सा रिवाइव करना है। तो सो इफ द इकोनॉमी वाज इन रूइंस, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिस तरह से इकोनॉमी जो है वो नष्ट हो रही है, तो कंपनी जो है वो रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा करेगी। ओके, सो मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स जो है वो अब ये फील करना स्टार्ट कर देते हैं दैट द इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी इनकरेज्ड, कि जो लैंड में इन्वेस्टमेंट जो है वो लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा करें। तो इस चीज के लिए उन लोगों को हमें जो है इनकरेज करना होगा, एंड जो एग्रीकल्चर है इट हैव टू बी इम्प्रूव्ड ऑल्सो।
ओके तो ये चीज किस तरह से ये कर सकते थे, तो यहाँ पे काफी ज्यादा जो है काफी लंबे समय तक 2 डिकेड्स तक 2 दशकों तक जो है यहाँ पे डिबेट चलती है इस क्वेश्चन के ऊपर कि किस तरह से यहाँ पे लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम इनकरेज करें। तो कंपनी जो है वो फाइनली एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करती है 1793 में, permanent settlement system. Okay, so this topic is also very much important from the exam point of view. तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है एग्रीकल्चर का वो कब इंट्रोड्यूस किया था। गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसमें ये पूछा जाता है, तो 1793 में इसे इंट्रोड्यूस किया था। एंड ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है क्या था वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। सो बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट, इस सेटलमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस के अंडर क्या होता था, जो राजाज हुआ करते थे या फिर जो ताल्लुकदार हुआ करते थे, ताल्लुकदार जो कि एक तरह से लैंड ओनर्स होते हैं बड़े बड़े, ओके, उन्हें जो है जमींदार बना दिया जाता था। ओके, जो राजाज थे या जो ताल्लुकदार थे, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि मेनली वो पर्सन जिनके पास अपनी लैंड है, जो लैंड को ओन करते हैं, उन्हें जो है जमींदार बना दिया जाता था। तो इन्हीं लोगों को, इन जमींदार को अब ये बोला जाता था कि आप जो है किसानों से, पीजेंट से जो है जो रेंट है वो कलेक्ट करेंगे। ओके, अपनी लैंड जो है वो पीजेंट्स को खेती करने के लिए दे देंगे एंड उसके बदले में पीजेंट्स क्या होता है कि इस लैंड पे खेती करने की बदले में जो रेंट है वो जमींदार को पे करेंगे। ओके, एंड ये जो रेंट जब ये जमींदार इकट्ठा करेंगे इन पीजेंट से, तो क्या होता है कि इसी रेंट से जो अब कंपनी को जो है रेवेन्यू पे करेंगे, कौन, जमींदार जो है वो रेवेन्यू पे करेंगे। ओके, एंड ये जो रेवेन्यू यहाँ पे करना था जमींदार को टू दी कंपनी, इसे जो है परमानेंटली फिक्स कर दिया जाता है, परमानेंटली फिक्स कर दिया जाता है दैट इज इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज्ड एवर इन द फ्यूचर, कि इसे जो है फ्यूचर में कभी भी बढ़ाया नहीं जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो राजास एंड ताल्लुकदार हुआ करते थे, या फिर इन द अदर टर्म हम बोल सकते हैं कि जो मेन लैंड ओनर्स हुआ करते थे, उन्हें ये बोल दिया जाता था कि आप अपनी लैंड जो है वो किसानों को खेती करने के लिए दे देंगे रेंट पे। ओके, तो वो रेंट अब जो है ये जमींदार इकट्ठा करेंगे, तो उसी रेंट में से अब जमींदार जो हैं, जिन्हें जमींदार बनाया गया है, वो कंपनी को रेवेन्यू पे करेंगे। एंड ये जो रेवेन्यू होता है इसे परमानेंटली फिक्स कर दिया जाता है, एंड परमानेंटली फिक्स कर दिया जाता है इसका मतलब ये है कि इसे जो है फ्यूचर में कभी भी बढ़ाया नहीं जाएगा। ओके, सो इट वाज फेल्ट दैट, इसकी वजह से ये जो परमानेंटली फिक्स कर दिया गया है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू का जो फ्लो होता है टुवर्ड्स दी कंपनी, राइट, कंपनी के अकाउंट्स में वो यहाँ पे लगातार होता रहेगा, लगातार जो है एक फिक्स अमाउंट जो होती है वो कंपनी के खातों में आती रहेगी। एंड एट द सेम टाइम दे इनकरेज दी जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। अब जो है ये जमींदार्स को भी इनकरेज करते हैं कि आप जो है इन्वेस्टमेंट भी करिए। ये तो एक तरफ आप रेंट देंगे, पीजेंट्स को रेंट पे देके जो है आप वहां से रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, उसके बदले में जो है ये इनकरेज करती हैं जमींदार को भी, आप जो है अपनी लैंड को इम्प्रूव भी करिए, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करिए। सो सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ दिस स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे जो रेवेन्यू डिमांड है वो फ्यूचर में इंक्रीज नहीं होगी, इसे जो है फिक्स ही रखा जाएगा, तो जो जमींदार है वो जो है यहाँ पे उसके लिए बेनिफिट ही रहेगा। मीन जो फिक्स अमाउंट है वो यहाँ पे रहेगी, एंड जो भी उसका जो है बाद में जो भी पैसा बचता है उसमें से जो है वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, सो डैट कि वो अपनी लैंड को इम्प्रूव करे। तो ये यहाँ पे बेनिफिशियल है, ऐसा कंपनी के द्वारा सोचा गया था कि ये जो सेटलमेंट है, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। ओके, सो जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। ओके, एंड फ्यूचर में जब इनका जो रेंट है वो बढ़ा भी लेते हैं, पीजेंट से जो है ज्यादा रेंट भी ले लेते हैं, बट कंपनी तो वही फिक्स अमाउंट ही लेगी यहाँ पे, राइट। तो जो जमींदार है वो जो बढ़ा हुआ पैसा है उसे एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो है वो यूज कर सकती है फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द लैंड। ओके, ऐसा बोला गया था, ऐसा सोचा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अंडर द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। बट अब जो है इसमें भी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो परमानेंट सेटलमेंट है हाउएवर क्रिएटेड दी प्रॉब्लम्स, कंपनी ऑफिशियल्स जो है वो जल्दी ही डिस्कवर करते हैं दैट द जमींदार्स वर इनफैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड।
ओके, कंपनी ये भी चाहती थी कि यहाँ की जो लैंड है उसे भी इम्प्रूव किया जा सके, अगर बंगाल की इकोनॉमी को हमें जो है राइज करना है। तो क्या रहता है, अब जो है कंपनी के ऑफिशियल्स जो है उन्हें ये पता चलता है कि जो जमींदार है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वो लैंड की इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सो रेवेन्यू डेट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई। अब ये प्रॉब्लम थी यहाँ पे, वो क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे थे? जो रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी के द्वारा सेट किया गया था, परमानेंटली फिक्स किया गया था कि इतनी अमाउंट जो है जमींदार यहाँ पे कंपनी को देंगे ही देंगे, वो बहुत ज्यादा जो है हाई रखा गया था। डेट द जमींदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। तो अब जमींदार जो थे उन्हें जो है मुश्किल हो रही थी इसकी पेमेंट करने में ही, तो वो उनके पास तो पैसा बचता ही नहीं था, तो वो कैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर द लैंड। सो एंड जो यहाँ पे ये रेवेन्यू नहीं दे पाता था तो उसकी जमींदारी जो होती वो खत्म हो जाती थी, राइट, वो जमींदार नहीं रहता था, इवन उसकी जो लैंड होती वो भी उनसे छीन ली जाती थी। सो नंबर ऑफ जमींदारी जो है वो यहाँ पे सोल्ड ऑफ कर दिए गए थे। जब जो है यहाँ पे वो अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पाते हैं टू दी कंपनी, तो उनकी जो लैंड होती है उसका जो है ऑक्शन कर दिया जाता है। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, अब 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पे चेंज होती है। जो मार्केट के प्राइसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं एंड कल्टीवेशन जो होती है वो स्लोली एक्सपैंड होना जो है वो स्टार्ट भी हो जाती है। मार्केट के थोड़े से प्राइसेस जब भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं तो जो इनकी जमींदार की जो अर्निंग होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। 19th सेंचुरी में ये चेंजेस यहाँ पे आते हैं, ओके, जिसकी वजह से अब जमींदार जो होते हैं उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बट नो गेन फॉर द कंपनी, क्योंकि उन्होंने तो फिक्स किया था इस अमाउंट को, राइट, ये जो यहाँ पे रेवेन्यू था इसे जो है वो फिक्स किया था उन्होंने। तो जो यहाँ पे जब मार्केट में प्राइस बढ़ जाते हैं, अब जमींदार की जो सिचुएशन है 19th सेंचुरी में जाके जो है वो सुधर रही थी। 19th सेंचुरी से पहले जमींदार जो है काफी डिफिकल्ट जो है वो फील करते हैं रेवेन्यू को पे करने के लिए, वो जो है उनके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। बट 19th सेंचुरी में जो है मार्केट के प्राइसेस जो है वो राइज हो जाते हैं एंड जमींदारों की जो इनकम है वो बढ़ जाती है। बट ये जो बढ़ी हुई इनकम थी वो कंपनी के पास नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्होंने तो फिक्स किया था यहाँ पे जो रेवेन्यू था। सो क्या था, सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड दैट हैज बीन फिक्स्ड परमानेंटली, ओके, एंड इवन जो जमींदार थे वो भी यहाँ पे जो है क्या कर रहे थे, वो भी अपनी लैंड को यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, राइट, चाहे वो जो है रेवेन्यू उतना ही पे कर रही थी जितना काफी पुराने साल से वो पे कर रहे थे, उनके पास पैसे अब ज्यादा आ रहे थे, बट फिर भी जो है वो लैंड को इम्प्रूव करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, इकोनॉमी की तरफ भी जो है ज्यादा वो फोकस नहीं कर रहे थे, ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे जमींदार भी थे जिन्होंने जो है अर्लियर ईयर्स जो थे यहाँ पे सेटलमेंट के अराउंड 18th सेंचुरी की बात करें, लेट 18th सेंचुरी की, तो उस समय में उनकी जमीन तो उनसे जो है छीन ली गई थी, जिनकी लैंड का जो है यहाँ पे ऑक्शन कर दिया गया था जब वो रेवेन्यू पे नहीं कर पाए थे। अदर्स नाउ सो द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब जो दूसरे थे जिनके पास लैंड बची थी वो यहाँ पे क्या चाहते थे कि हम जो है अब अर्निंग कर ले जितनी ज्यादा हो सकती है, एंड वो इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं लेना चाहते थे। So as long as the zamindars could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in improving the land, क्योंकि उन्हें ये था कि वो खुद तो यहाँ पे जो है खेती नहीं करेंगे, ये जो जमींदार है वो तो अपनी लैंड को जो है किसानों के पास ही देंगे, टेनेंट्स को ही देंगे एंड उनसे वो रेंट ही लेंगे, तो वो जो है ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं लैंड को इम्प्रूव करने के लिए, ओके। On the other hand, in the villages, the cultivator found the system extremely oppressive. On the other hand, villages में जो cultivator थे, जो किसान थे, उनके लिए रेंट देना भी काफी मुश्किल था, क्योंकि जो जमींदार से उन्होंने जो है रेंट था वो काफी हाई रखा हुआ था, ओके, एंड हिज राइट ऑन द लैंड वाज इनसिक्योर। तो एंड उनका जो राइट होता है, हक होता है लैंड के ऊपर, वो इनसिक्योर था। तो इस रेंट को देने के लिए वो जो है मनी लैंडर से लोन भी लिया करते थे, एंड जब वो ये रेंट नहीं दे पाते थे तो उन्हें जो है इस लैंड से इविक्ट कर दिया जाता था। ही हैड कल्टिवेटेड फॉर द जनरेशन, जो कि जो जनरेशन टू जनरेशन उसे जो है वो कल्टिवेट कर रहे थे। तो यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट तो स्टार्ट किया था, तो इस शुरुआती जो कुछ साल थे उसमें तो जमींदारों के लिए जो है मुश्किलें यहाँ पे रहती हैं, वो रेवेन्यू नहीं पे कर पाते हैं टू दी कंपनी। बट 19th सेंचुरी में जब यहाँ पे
मार्केट प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो ज़मींदारों के पास तो ज़्यादा पैसा आ रहा था, बट कंपनी जो है वो ये फील करती है कि यहाँ पे मार्केट के प्राइसेस तो बढ़ गए हैं, बट हमें हमारे पास जो है ये अब इनकम जो है वो पुरानी ही आ रही है, हमारी जो इनकम है वो तो नहीं बढ़ी है। तो ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम सामने आती है ईस्ट इंडिया कंपनी के। एंड दूसरी तरफ यहाँ पे जो ज़मींदार थे वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, एंड ज़मींदारों ने भी जो रेंट है यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा रखा था। इवन जो कल्टिवेटर थे वो रेंट नहीं दे पाते थे, उन्हें जो है मनी लेंडर से लोन भी लेना पड़ता था। ओके, ये था यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट, बट उसमें भी जो है यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। राइट, सो विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।